रामेश्वर एक गांव में अपनी पत्नी सरला और बेटी राधा के साथ रहता था। वह लड़कियों के छोटे मोटे बॉक्स और अन्य वस्तुएं बनाया करता था। इस काम में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, जिसकी वजह से उसके परिवार में गरीबी जैसा माहौल बना रहता था। सुनो जी, घर में सारा राशन खत्म हो गया है। पिछले कई दिनों तो मैंने भूखे रहकर राधा का पेट भरा है, लेकिन अब तो घर में कुछ भी राशन नहीं बचा है। आप और मैं तो भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारी बच्ची वो कैसे सहेगी पेट की भूख। इसी बात की तकलीफ तो मुझे भी होती है सरला। पिछले कई दिनों से बाजार में मेरा एक भी सामान नहीं बिका। समझ नहीं आता घर में राशन का इंतजाम कैसे करूं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम कई दिनों तक भूखे रहे तो घर के सभी लोग कमजोर पड़ जाएंगे। चिंता मत करो सरला, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। इस तरह सरला और रामेश्वर भूखे रहकर अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ ले आते थे, जिससे राधा का आधा पेट ही भर पाता था। धीरे धीरे दिन कट रहे होते हैं, तभी अचानक से सरला की तबीयत खराब हो जाती है। पूरा बदन दर्द कर रहा है। न जाने अचानक मुझे क्या हो गया। सरला, तुम्हारा तो सर भी गर्म हो रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? होना क्या है जी, पेट में अन्न का एक दाना गए 1 हफ्ता बीत गया है। तबीयत तो खराब होनी ही है। ये दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा। पिताजी, माँ को क्या हुआ है? वो दर्द से क्यों करा रही है? कुछ भी नहीं बेटी, तेरी माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब है। दवाई लेने के बाद ही ठीक हो जाएगी। मैं आज ही गांव के वैद्य के पास जाऊंगा। तुम माँ का ख्याल रखना। कुछ देर बाद रामेश्वर गांव के वैद्य के पास पहुंचता है। वैद्य जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आपकी मदद चाहिए थी। क्यों रे, तू वही गरीब रामेश्वर है ना, जो बाजार में बेमतलब लकड़ी के सामान बेचता रहता है? अरे बेकारी कहीं का, पैसे लाया है या मुफ्त में इलाज करवाना चाहता है? वैद्य जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पैसे होते ही मैं आपकी फीस लौटा दूंगा। कृपया मेरी पत्नी का इलाज कर दीजिए वैद्य जी। फटी जेब में 1 रुपया नहीं है और आ गया बीवी का इलाज करवाने। चल निकल, भाग जा यहाँ से। मैं किसी का भी मुफ्त में इलाज बिल्कुल भी नहीं करता। अब रामेश्वर भारी कदमों से घर लौट जाता है। सरला, उस वैद्य ने मुफ्त इलाज से मना कर दिया और मुझे अपने यहाँ से भगा दिया। चुप हो जाओ जी, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो। रामेश्वर के जीवन में ऐसे ही दिन कट रहे थे। तभी एक बार फिर उसके परिवार पर तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी बेटी को अचानक से त्वचा की बीमारी हो गई। अब रामेश्वर जंगल की तरफ जाकर लकड़ियां काटने लगता है और काफी देर बाद वह थक कर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। वहां पर वह अपने मन की सभी बातें खुद से ही कहने लगता है। तभी अचानक से उसकी नजर पास के पेड़ पर जाती है। अरे, ये पेड़ कैसा है? ये तो बड़ा ही विचित्र पेड़ है। ऐसा लगता है कि मैंने इस पेड़ को जंगल में पहली बार देखा है। रामेश्वर अपनी बातें बोल रहा था और चारों तरफ सब कुछ शांत था। तभी अचानक से पेड़ से आवाज आती है। काश लोग मेरे महत्व को समझते तो उनकी हर समस्या खत्म हो जाती। अरे, ये कौन बोल रहा है? अचानक से उसकी नजर उसी पेड़ पर जाती है। डरो मत, मैं चंदन का पेड़ हूँ। मैं हर किसी से नहीं बोलता, लेकिन तुम्हारी सभी बातें सुनने के बाद मुझे पता चल चुका है कि तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। इसीलिए मैं तुम्हें उपाय सुझाना चाहता हूँ, जिसकी मदद से तुम्हारी हर तकलीफ खत्म हो जाएगी। क्या तुम सच बोल रहे हो? सच में मेरी सभी तकलीफें दूर हो सकती हैं? और वो उपाय कौन सा है? ध्यान से सुनो, मेरी लकड़ी सामान्य पेड़ों जैसी नहीं है, ये बहुत महंगी है। जब तुम मेरी लकड़ी को काट कर घर की जरूरतमंद चीजें बनवाओगे तो वो पहले से कई गुना कीमत पर बिकेंगी। और हाँ,
मेरी लकड़ी में वो तेल भी है जो तुम्हारे एक ना एक दिन जरूर काम आएगा। इसीलिए तुम मेरी लकड़ियां काट लो, मैं फिर से पुनः निर्मित हो जाऊंगा। अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी लकड़ियों को काटकर अब घर ले जाऊंगा और महंगी महंगी चीजें बनाऊंगा। लेकिन मेरी खासियत ये भी है कि अगर मैं किसी लालची के आसपास पहुंचा तो उसे सजा जरूर देता हूं, इसलिए तुम पूरी तरह सुरक्षित रहो। कुछ देर बाद रामेश्वर लकड़ियां काटकर अपने घर की तरफ लौट जाता है और लकड़ियों से कुछ अलग तरह की चीजें बनाने लगता है। सरला, आज मैं इस लकड़ी से बक्सा बनाऊंगा। देखना, जब इस चंदन की लकड़ी का बक्सा बनेगा तो कितना ज्यादा दाम में बिकेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अगर आपके बॉक्स बिकेंगे तभी हमारे घर के हालात ठीक होंगे। रामेश्वर बक्सा बनाता है, फिर उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह, ये बक्सा तो बड़ा सुंदर और मजबूत बना है। इसमें से खुशबू भी फैल रही है। अब इसे बेचकर देखता हूँ। वह बक्सा लेकर बाजार जाता है, तभी वहाँ पर गांव का साहूकार आ जाता है। अरे वाह रामेश्वर, ये तो कमाल की चीज है। क्या बक्सा बनाया है तूने? ऐसी खुशबू और मजबूती मैंने कभी नहीं देखी। अरे मैं इसे अभी खरीदना चाहता हूँ। जी साहूकार जी, जो दाम आपको ठीक लगे दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसका 2 गुना दाम दूंगा। अरे इतनी अनोखी चीज की कीमत तो और भी ज्यादा होनी चाहिए। हे भगवान, इतने पैसे मैंने एक साथ पहली बार देखे। अब तो इन पैसों से सरला की दवा और घर का राशन जरूर आएगा। अब रामेश्वर तुरंत घर लौटता है, फिर दवा और राशन लाता है। दवा पीने के बाद सरला की तबीयत ठीक होने लगती है। सुनो जी, अब बदन हल्का लग रहा है। शायद अब मैं ठीक हो जाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम ठीक हो। अब मैं और ज्यादा सामान बनाऊंगा और अपना व्यापार बढ़ाऊंगा। गांव के लोग सामान देखकर हैरान थे। अरे ये सामान लेने के बाद तो घर में बरकत बढ़ गई है। हाँ भाई, रामेश्वर का काम सचमुच अनोखा है। रामेश्वर अब खुश था, लेकिन राधा की हालत वैसी ही थी। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन राधा की त्वचा आज भी ठीक नहीं हो पाई है। न जाने इसे कौन सा रोग हो गया है। अरे हाँ, याद आया, उस दिन चंदन के पेड़ ने कहा था कि उसके पेड़ का तेल एक दिन मेरे काम आएगा। इसी के तेल को राधा की त्वचा पर लगाऊंगा। अब वह चंदन की लकड़ी को अच्छे से पीसकर उसका तेल निकाल लेता है और राधा की त्वचा पर लगाने लगता है। पिताजी, अब जलन कम हो रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम ठीक हो रही हो। देखो जी, अब हमारी बेटी पहले जैसी हो गई है। हाँ सरला, अब हमारी सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं। उधर गांव के जमुना और शंभू रामेश्वर की तरक्की से जलने लगते हैं। अरे ये गरीब बढ़ई अचानक कैसे अमीर हो गया? लगता है इसके पीछे कोई ना कोई चक्कर जरूर है। हाँ जमुना, चलो कल जंगल चलकर देखते हैं। ये रामेश्वर जंगल से ऐसा क्या लाता है जो इतने कम समय में इसने इतनी तरक्की हासिल कर ली। अगले दिन जब जमुना और शंभू जंगल में होते हैं तो वह देखते हैं रामेश्वर उस चंदन के पेड़ से बातें कर रहा होता है। इस तरह उन दोनों ने पूरी सच्चाई जान ली। कुछ देर बाद रामेश्वर के जाने के बाद वह दोनों पेड़ को काटने पहुंच गए। ठहर जाओ, तुम जैसे लालच और बुराई करने वालों के लिए मैं मौत का पैगाम हूँ। तुम मुझे जितना चाहे काट लो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती काटने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। ओह, तो तू जादुई पेड़ है। इसका मतलब तेरी लकड़ियां ले जाने से रामेश्वर तरक्की कर रहा है। अब मैं भी तेरी लकड़ियां ले जाऊंगा। और हाँ, मैं भी देखता हूँ तू निर्जीव पेड़ मेरा क्या बिगाड़ेगा।
हाँ जी, आप इस पेड़ की बातों में मत आना। आप तो जल्दी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दो। अब जमुना और शंभू जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगते हैं। तभी पेड़ में से आग निकलने लगती है और वह दोनों डरकर भाग जाते हैं। अगले दिन रात को वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनो जी, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया जमुना? देखो, रामेश्वर जो लकड़ियां काट कर लाता है वह उसी पेड़ की है, लेकिन काटने के बाद वो लकड़ियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। अगर हम वही लकड़ियां चुरा लाएं तो हम भी तरक्की करने लगेंगे। वैसे भी दाम तो बस उस लकड़ी का है ना कि उस पेड़ का। अरे वाह जमुना, तूने तो बड़ी दूर की सुझाई। ठीक है, फिर आज की रात ही हम रामेश्वर के घर से उसकी लकड़ियां चुरा लेते हैं। अब वह दोनों चोरी छिपे रामेश्वर के घर में घुस जाते हैं। तो ये हैं वो लकड़ियां। ठीक है, हम इन्हें जल्दी से चुरा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी भाग जमुना यहाँ से, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। इसी बीच एक डरावनी घटना होती है और वो लकड़ियां शंभू और जमुना के हाथ से छूटकर उन दोनों की पिटाई करने लगती हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। इतनी पिटाई के बाद दोनों कांप जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। अगले दिन वह दोनों बीमार पड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद पूरे गांव को उनकी सच्चाई का पता चल जाता है। अरे भाई, ये जमुना और शंभू की वजह से गांव वालों को बहुत बड़ी सीख मिली है। अब गांव में कोई भी लालच नहीं करेगा। हाँ भाई, इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह से गांव में लालच खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ रामेश्वर का परिवार गरीबी से उबरकर खुशी खुशी रहने लगता है।